Hello everyone, welcome to Pro CVT 15 MCQs you can't miss Day 5। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हमें ये पैरा दे रखा है अनसीन पैसेज, जिससे कि हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो एक बार आप पैरा जो है ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें टेक के बारे में है कि कैसे टेक ने जो है हमारी लाइफ को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, कम्युनिकेशन वर्क सब कुछ कैसे चेंज हो गया है, एडवांसमेंट आ गई है, एआई आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं, काम में चेंज आ रहा है, कैसे उससे एफिशिएंट बन रहे लोग। हेल्थ की फील्ड हो, चाहे फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर जगह एआई का यूज़ हो रहा है एंड एआई से कैसे बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो एआई पावर टूल्स जो हैं उनसे क्या क्या हो रहा है, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी वगैरह, कैसे उससे एल्गोरिथम्स को प्रेडिक्ट किया जा रहा है, मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टर्स को उससे कैसे डिसीजन लेने में हेल्प हो रही है उसके बारे में, ठीक है। एंड आगे चलें तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जो बढ़ गई हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में क्या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है उसके बारे में है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क कर सकती हैं, एथिकल गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, ईटीसी है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके एक एक लाइन। तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग एआई सिस्टम्स? द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एआई, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सी डेटा प्राइवेसी एंड एल्गोरिथमिक बायसेस, एंड डी स्लो एडेप्शन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। तो देखो इसका जो प्राइमरी कंसर्न है हमारा वो क्या है, तो डेटा प्राइवेसी एंड एल्गोरिथमिक बायसेस, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, सी, ठीक है। तो सेकंड पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम्स फॉर इंस्टेंस आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन, promising unprecedented efficiency and accuracy। तो आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर आपको यहाँ कहीं दिख रही है क्या, कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में कुछ गड़बड़ कर दी हो, या इज एन में। तो यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार देखते हैं ऑप्शंस। ए मिसप्लेस्ड एंड मॉडिफायर, बी इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसा भी कहीं नहीं है, सी फॉल्टी पैरेललिज्म, एंड डी नो एरर। तो फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आई थिंक नो एरर होगा, नो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एरर ढूंढने बोला तो एरर हो, अगर नो एरर का ऑप्शन है तो नो एरर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं बट आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड इक्विटेबल मीन एज यूज्ड इन द पैसेज? इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? ए बायस्ड, बी फेयर एंड इम्पार्शियल, सी इनोवेटिव, एंड डी कॉम्पिटिटिव। तो देखो इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर एंड इम्पार्शियल, ठीक है, ठीक है, ये आंसर है हमारा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट? तो रियल अकाउंट इनमें से कौन सा होता है, आप ढूंढो। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लासिफिकेशन जब आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट इज रियल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी वर्थ 1 लाख एंड पेड 10,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। It also incurred 5,000 for transportation. What is the total cost of the machinery to be recorded in the books of accounts? तो देखो आपने अकाउंट में पढ़ा होगा कि जब मशीनरी हम परचेज करते हैं तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्टिंग होती है वो सब मशीन के कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। चाहे आप उसकी रिपेयर कॉस्ट ले लो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ले लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लो, वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए उसका जो भी खर्चा होता है वो सब जो है मशीनरी की कॉस्ट में ही आता है। तो जो हमारी मशीन हो जाएगी बुक्स के अंदर, उसकी वर्थ हो जाएगी 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, 1,15,000, ठीक है। ये डी ऑप्शन है। अगर इन फ्यूचर की हमने मशीन लगाई, यूज़ करना शुरू करा, उसके 1 महीने बाद, या मशीन लाए उसको इंस्टॉल कर लिया, 1 महीने बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर से हमने उसे बेच दिया, नहीं ले आए मशीन, तो अगर नई मशीन लाएंगे
तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीन की कॉस्ट में होगा। लेकिन अगर पुरानी मशीन को ही हमने एक जगह से दूसरी जगह इंस्टॉल करना है हमारी फैक्ट्री में ही, तो फिर वो मशीन की कॉस्ट में नहीं आएगा। मान लो हमने अपनी फैक्ट्री में ये मशीन को इंस्टॉल करवा लिया, उसका हमें लग रहा है इस जगह पे सही नहीं है, उस कॉर्नर पे प्लेस कर देते हैं मशीन को, तो इसकी जो कॉस्टिंग है फिर वो इंस्टॉलेशन चार्जेस वो अलग लगेंगे, वो मशीन में इंक्लूड नहीं होगा, फर्स्ट टाइम का ही इंक्लूड होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो डी 1,15,000 इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, इट applies only to the top level of management. Option B, it ensures unity of action across all levels. Option C, it is required only in large organizations. Option D, it is sole responsibility of middle managers. Which of the following is a feature of coordination in management? तो coordination in management का क्या फीचर है? तो इसका आंसर आएगा बी, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन अक्रॉस ऑल लेवल्स। ठीक है, तो जो एक्शंस हो रहे हैं उनकी यूनिटी होनी चाहिए। तो जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा मैनेजमेंट के अंदर जब ही तो होगा, है ना, इसलिए बी आएगा इसका आंसर। चेक करते हैं। ठीक है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। ऑप्शन बी, सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सी, प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स। एंड डी, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा ए, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। ठीक है, चेक कर लेते एक बार, सही है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 2 इफ its price increases by 10%, what will be the percentage decrease in quantity demanded? A 5%, B 10%, C 20% and D 2%. तो देखो, प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 2 एंड प्राइस इंक्रीजेज बाय 10%, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड? ठीक है, तो सिंपल सा है, कैलकुलेट करो, 20% आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए, द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसीज। ऑप्शन सी, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड डी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो, जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो प्रोड्यूसर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, एंड गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसी भी यहाँ पे नहीं आएगी। जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सिर्फ सोनली डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिफाइन करेगा। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है डिटरमाइन होगा किससे? सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ओके, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर येलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट? सम रोजेज आर येलो, ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, ठीक है, ये सम फ्लावर्स आर नॉट रोजेस एंड नोन ऑफ द अबव, तो विच ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट? देखो, कंक्लूजन तो कोई सा भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ठीक है, एंड सम फ्लावर्स आर येलो, ये भी ठीक है, बट इनका कोई कंक्लूजन इसके हिसाब से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नोन ऑफ द अबव आएगा। कोई कंक्लूजन अगर होता जो इसको और इसको डिफाइन कर रहा होता तो सम रोजेस आर येलो हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ सम फ्लावर्स आर येलो बोला है एंड ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। ठीक है, ये सही नहीं बैठ रहा है, नोन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours. How long will it take to cover a same distance at 90 किलोमीटर पर आवर? ठीक है, तो अगर जो स्पीड है वो कितनी बढ़ गई, तो 1.5 टाइम्स बढ़ गई अप्रोक्स, 60 से 90 हो गई। हाउ कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours? अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है गाड़ी एंड 2 आवर में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के आपको टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस आप निकाल लोगे। ठीक है, एंड उसके बाद उस डिस्टेंस को 90 की स्पीड से आप देखोगे कैलकुलेट करके कितना कवर कर रही है, वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के स्पीड आपकी ये रहेगी एंड डिस्टेंस जो आपने यहाँ से निकाला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा 1 hour 20 minute। वाइट बोर्ड होता तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता, बहुत जल्द हम करेंगे वो भी।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 at 10% per annum for 2 years is 2,100, what is the simple interest for the same amount and rate over the same period? तो 10,000 डाले आपने और 2 साल के लिए डाले हैं, तो अगर आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसमें जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर भी नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का सिनेरियो लेते हैं, 10,000 है, फर्स्ट ईयर पे 10% आपको मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट हो, 10% फर्स्ट ईयर में आएगा, तो 1,000 का आपका आ गया इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा एंड उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर का काउंट होगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो अमाउंट क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में 11,000, तो 11,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे जो कि होता है 1100। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 पे ही मिलेगा, 1,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा इसमें, तो फिर से 1,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या आएगा, फर्स्ट ईयर के लिए 1,000 इंटरेस्ट आया, सेकंड ईयर के लिए 1100 जो कि एड ऑन होके आ गया 2,100। बट सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिंस वो 1,000 जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं होगा, तो फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट 1,000, सेकंड ईयर का भी इंटरेस्ट 1,000 रहेगा। ओके, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2,000। ठीक है, 2,000 आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। Who was the first Indian Governor General of India? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजगोपालचारी एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, और सी है ऑप्शन। ठीक है, सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी से मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रही। एंड इनको एक दूसरा नाम भी है जिससे जाना जाता है मोस्टली, वो है राजा जी। राजा जी के नाम से भी ये काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा इनका पूरा नाम क्या है। एंड राजा जी भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज राजा जी करके, ऐसे आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज रेफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप कोयम्बटूर जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 friends A, B, C, D, E, F and G are sitting in a straight line facing north but not necessarily in the same order। ठीक है, तो सब स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं एंड नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, ऐसे सामने मेरा फेस जैसे मेरे सामने नॉर्थ है। ओके, तो अब इसके बाद ये जो स्टेप्स बोले हैं आपको, ये पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो कि जो जो बोला उसके अकॉर्डिंग आप उनकी प्लेसमेंट करते जाओ। तो D sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। तो G है, मान लो मैं G हूँ, तो मेरे लेफ्ट में थर्ड जो है वो डी है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, तो थर्ड प्लेस पे हम जी के लेफ्ट में, यानी अगर मैं जी हूँ मेरे लेफ्ट में थर्ड जो है वो डी है। बीच का गैप हम छोड़ देंगे, बीच में फिर जो जो जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे आप डालते जाओगे। जैसे ए इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो ए अगर एक्सट्रीम एंड में नहीं है यानी ए बीच में है किसी। ठीक है, सी सिट्स सेकंड टू ए, सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में है एंड ए किसी एक्सट्रीम एंड में नहीं है, यानी ना ही वो लेफ्ट में एकदम है ना ही वो राइट में, यानी वो ए बीच में एंड ए के राइट में है सी। हो गया सेकंड पे, ए के राइट में। ठीक है, फिर एफ एंड ई आर इंटरमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। एफ एंड ई जो है वो एक साथ हैं। फिर बी सेट्स एट द एंड, बी सिट्स एट द एंड हो गया, यानी बी एकदम एंड में है, चाहे वो राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है। हु इज सिटिंग इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, तो अब आप जब इसको देखोगे तो एफ के इंटरमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ एंड ई आर इंटरमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आप जब ड्रॉ करोगे तो जब प्लेसमेंट आएगी तो इंटरमीडिएट लेफ्ट में आएगा एफ, सॉरी एफ के इंटरमीडिएट लेफ्ट में आएगा ई। ठीक है, ये सी आएगा आंसर इसका। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। थैंक यू।